नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैंने हिंदी, ग्रामीण, परिवेश और सामान्य अध्ययन इन तीनों ही पोर्शन को कवर किया हुआ। 25-25 प्रश्न हैं तीनों में, 75 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगी। मैंने मैथ के जो 25 प्रश्न हैं वो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लास्ट में अपना नंबर चेक करिए कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, चांद पब्लिकेशन का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं वहाँ तक इनको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। और फ्रेंड, शांत पब्लिकेशन की देखिए एग्ज़ाम सक्सेस सीरीज़ है, जिसमें उत्तर प्रदेश लेखपाल की इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इस 15 प्रैक्टिस सेट में से मैं आपके 8 प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुकी हूँ और प्रैक्टिस सेट 9 है। टोटल मुझे 15 प्रैक्टिस सेट कवर करवानी है इस बुक से, और ये 9th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो मैंने 8 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ये काफ़ी एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिशियल रहेंगे। 19 जून को जो आपका पेपर है लेखपाल का, उसमें आप ये सभी प्रैक्टिस सेट एक बार सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। भाग का से सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्थान शब्द का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का उदय होना, और इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पतन, इसका विलोम हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन उदय भी दिया, तो ये जो उदय है यह इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, और विलोम इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पतन। सेकंड क्वेश्चन है, स्तुति विलोम शब्द को चुनिए। अब स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा करना। तीसरा है, पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पार्वती के आप सभी लोग को पर्याय, जितने भी भगवान के हैं वैसे भी आप लोग को पर्यायवाची रटे होने चाहिए। तो पार्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका जो सुभद्रा है वह नहीं होगा। बाकी ये तीनों, उमा, भवानी और अपर्णा, ये तीनों ही पार्वती के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4th, निम्न में से किरण का पर्यायवाची है। आपको किरण का पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन ए मयूरभ जो है वह किरण का पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। 5th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? तो सर्वनाम पुरुषवाचक ऑप्शन ए आपका मेरा है। अगला प्रश्न है आपका 6, कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है? तो ऑप्शन डी आपका जो तुम्हारा है वह सर्वनाम होगा व्याकरण की दृष्टि से। बाकी क्रोध, कुशलता और उठाना जो है ये आपके विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। 7th क्वेश्चन है, माता पिता में समास बताइए। तो माता पिता में आपका जो समास होगा वह डी द्वंद्व समास होगा। जैसे मैंने दिन या रात है, राजा या रानी है, छोटा या बड़ा है, इस तरह के जो भी ये डैश टाइप के आते हैं जितने भी आपसे, वह सभी द्वंद्व समास का उदाहरण होते हैं। द्विगु समास में जो प्रथम वाला होता है उसमें संख्यावाचक होती है। अगला प्रश्न है आपका 8th क्वेश्चन, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपर्युक्त बहुत अच्छा इसमें ये पूछा है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ऊपरी प्लस युक्त, उक्त, तो इसको यदि आप मिलाएंगे तो उपर्युक्त शब्द लिखा जाएगा, यही इसका सही संधि विच्छेद होगा। 9th क्वेश्चन है, निर्छल शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्छल शब्द में आपकी ए विसर्ग संधि है। कि नी प्लस छल आप बताएंगे तो यह आपका ए हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है आपका 10th, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया। इस प्रश्न को आप जो है 2-3 बार यावजीवन को आप लिख के देखिए, क्योंकि ये कई लोगों से गलत हुआ। ये प्रश्न रिपीटेड है और बहुत अच्छा शानदार प्रश्न इसको माना जाता है। तो इसमें जो 10th का सी है यावजीवन, इसमें जा जो है एक आधा और एक पूरा बनेगा, यही आपका सही हो जाएगा। यावजीवन इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है 11th, इनमें से एक एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी, इसमें कौन सा है? तो इसमें जो उज्ज्वल है वह आपका गलत लिखा हुआ। मैंने आपको कई बार बताया कि उज्ज्वल में जो दोनों ही जा है वह आधे बनेंगे, एक आधा या पूरा नहीं बनेगा। एक आधा व पूरा आपका यवजीवन में तो बनेगा लेकिन उज्ज्वल में नहीं। बाकी तीनों शौर्य, छात्र व पूज्य बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अगला है 12th, कान ना देना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो कान ना देना मतलब ध्यान ना देना, किसी भी बात पे ध्यान ना देना, तो कान ना देना एक मुहावरा होता है। अगला है 13 क्वेश्चन, अचानक आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अचानक आने वाले के लिए अतिथि होगा, जिसकी तिथि या कुछ पता ही ना हो कि वह कब आ रहा हो। हालांकि आगंतुक होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन अतिथि जो का मेहमान को, लेकिन जो अचानक आ जाए उसके लिए आगंतुक माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14,
दाल भात में मूसल चंद का सही अर्थ क्या है? तो दाल भात में मूसल चंद का हो जाएगा बेकार दखल देना, किसी भी चीज़ में बेकार दखल देना हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो पूर्णिमा शब्द का हो जाएगा विपरीत अमावस्या। 16, दिए गए 4 वाक्यों में से केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, उसे ही चुनिए आप। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए कि एक फूल की माला लाओ, तो एक फूल की माला बिल्कुल गलत है। अगर एक फूल नहीं बल्कि फूलों की एक माला होनी चाहिए, तो एक फूल की माला यहाँ पर भी है, एक फूल की माला, बल्कि ऑप्शन बी आपका एक माला फूल की लाओ यहाँ पर होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक फूल की माला लाओ। अगला प्रश्न है आपका 17, अपनी करनी पार उतरनी, ये इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्तियों का समान अर्थ क्या होगा? तो इसमें होगा कि सब भाग्य का खेल है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न 18, आम के आम और गुठली के दाम का अर्थ क्या होगा? तो इसमें होगा आम का महत्व कम आंकना, आम के दाम की गुठली गलत, दोहरा लाभ होना, ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है 19, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको तत्सम शब्द बताने जो संस्कृत से लिए गए हैं उन शब्दों को चयन करना। तो इसमें जो गर्दन है, ग्रीवा है, गुफा है, अभिनय है, इसमें तत्सम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन आपका सी जो ग्रीवा है वह होना चाहिए, जबकि बुक में ये आंसर जो है ना आपका ए दिया हुआ, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। इसको आप ये देखिए, बुक पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। यदि आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप प्रश्नों को सही से हल कर सकते हैं मॉक टेस्ट में। तो इसमें ऑप्शन सी जो ग्रीवा है यह आपका तत्सम का उदाहरण होगा। अगला है 20, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव शब्द में जो आव है यह आपका प्रत्यय लगा हुआ है। 21 है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन डी आपका 8 प्रकार के कारक होते हैं। 22 है, सूरदास के प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? जो सूरदास है वह प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका है ऑप्शन आपका 22 का ए है, रंगभूमि का पात्र है। अगला है 23 क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो ये सभी आप लोगों को पता है, निर्वेद होगा। अगला है 24, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। तो रामायण और महाभारत का समय डैश हो गया है, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अविनीत हो जाएगा। महाभारत का समय अविनीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। अगला है 25 क्वेश्चन, सॉरी अवनीत नहीं, कालातीत हो जाएगा, क्योंकि इस बात को काफ़ी पुराना टाइम हो गया, तो ये कालातीत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। 25 है, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट ही जाता है। तो 25 का सी हो जाएगा कि स्वतः छूट जाता है। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का जो साथ है वह स्वतः ही छूट जाता है। यहाँ पे आपकी हिंदी के 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अब आपके जो अगला पोर्शन है भाग खा, जिसमें सामान्य गणित है, ये आपको खुद से सॉल्व करनी होगी। इसकी आपकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल उस पर प्रोवाइड करवा दूँगी। अगला जो भाग है भाग गा, वो है आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित। इसमें 25 प्रश्न हैं आपके जो कि मुझे सॉल्व करवाने हैं। अगला भाग जो है वह आपका ग्रामीण परिवेश से संबंधित होगा। तो 51 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सैंधव काल में कौन सा पक्षी पवित्र माना जाता? आप पक्षी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पकता पक्षी था एक, वह सैंधव काल में उसको पवित्र माना जाता था। कोयल, तोता या मोर को नहीं। तो पकता पक्षी, ये याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न 52, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु तक धर्म का प्रचार करते रहे थे? तो ये आपको ऑप्शन बी जो है 80 वर्ष तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया था। मतलब उन्होंने खुद नहीं किया, बल्कि उनके जो अनुयायी थे उन लोगों ने दूर दूर तक प्रचार किया, और वे खुद भी अपने उपदेश दिया करते थे। अगला है 53 क्वेश्चन, निम्न में से तुर्की से कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कब किया गया? तो आक्रमण की आपको तिथि बतानी है, यह कब आक्रमण हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हुआ था। 54 है, पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी आपका जो पेट्रार्क हैं उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये प्रवर्तक माना जाता है। ये आपको वर्ल्ड लेवल पे पूछा है। और भारत में कौन है पुनर्जागरण के अग्रदूत? उसका आंसर आप मुझे बताइए, राजा राममोहन राय को बोला जाता है। 55 है, बार्थोलोमेओ डियाज ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इनका नाम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है आपका, उत्तमासा अंतरद्वीप की बार्थोलोमेओ डियाज ने खोज किया था। अगला प्रश्न है आपका 56,
निम्न में से काला आजार बीमारी कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो काला आजार बीमारी में रुधिर, प्लीहा व अस्थि मज्जा ये तीनों ही अंग प्रभावित होते हैं। 57 है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो क्षार द्वारा यदि तेलों का अपघटन होगा तो वह साबुनीकरण कहलाएगा। 58 है, निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये जो वर्गीज कुरियन है इनका नाम दिया हुआ, यह दुग्ध क्रांति से संबंधित है और हरित क्रांति से संबंधित आपके सी ऑप्शन सही है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये हुई कब थी? तो ये 1961 में हुई थी और इसमें क्या हुआ था कि जो गेहूं था, ये गेहूं पे अधिक इस पे जोर दिया गया था, जो कि अपना उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, इन तीनों ही प्रदेशों को काफ़ी प्रभावित रहा था। 59 क्वेश्चन है, निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या है? तो साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र ऑप्शन सी आपका वाराणसी है। वाराणसी में आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे रेशम का बहुत अच्छा कार्य होता है, वहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है वर्ल्ड लेवल पे। तो साटक वस्त्र निर्माण जो प्रमुख केंद्र वाराणसी से संबंधित है। अगला है 60 क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो यह आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन। 61 है, भारत की वह नदी जो ज्वारनद मुख बनाती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग को पता होगा कि ज्वारनद मुख बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो ज्वारनद बनाने वाली जितनी भी नदियां हैं, तो ये भारत में जो भी पश्चिम तट पे आके जितनी भी नदियां गिरती हैं वह सब ज्वारनद बनाती हैं और इधर साइड में जो नदियां गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपकी जो महानदी, गोदावरी और लूनी है, यह सब आपकी लूनी नदी जो है वह गुजरात में जाती है और ये कच्छ के रण में गिर जाती है सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये दलदली। लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका ताप्ती नदी, ताप्ती और नर्मदा, यह तीनों नदियाँ जो हैं वह आपकी एस्चुरीज बनाती हैं, मतलब ज्वारनद मुख बनाती हैं। अगला प्रश्न आपका 62, जोजिला दर्रा जोड़ता है निम्न में से किसको? तो जो जिला दर्रा आपका ऑप्शन है जो श्रीनगर और लेह है, इसको जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका 63, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती जो है वह सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, उसके लिए जो मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है वह पर्वतीय मिट्टी होती है। इस तरह से आपने देखा होगा कि मेड़ बनाकर मिट्टी की जाती है पहाड़ों पर, तो यह चाय की बागानी के लिए सबसे उपयुक्त जो है पर्वतीय मिट्टी ही मानी जाती है। 64 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकासशील देश है? तो आपका विकासशील देश जो है वह आपका दक्षिण कोरिया है, ऑप्शन सी आपका सही है। बाकी अमेरिका, जापान और जर्मनी ये तीनों जो है वह विकसित राष्ट्र के अंदर आते हैं। अगला है 65, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है? ये प्रश्न मैंने कल भी आप सभी लोगों को सॉल्व करवाया था, तो इसका ऑप्शन जो है वह ए सही है, चौथा स्थान है। 66 है, निम्न में से खनिज तेल का बाजार है, तो खनिज तेल का बाजार क्या है? एक स्थानीय बाजार है, प्रादेशिक बाजार है, राष्ट्रीय बाजार है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार है? ये सभी आप लोग को पता होगा। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। आप सभी लोगों को पता है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल मिलता है, तो इसी वजह से जो उनकी इकोनॉमी है बूस्ट भी रहती है, किसकी? ऑयल की वजह से ही। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो आपको इसमें ये कई कर हैं, यात्री कर, व्यापार कर, निगम कर और मनोरंजन कर है। इसमें आपको केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर के बारे में बताना, तो यह आपका निगम कर है, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला है 68, विश्व का प्रथम और सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो ये विश्व का प्रथम सौर बिजली घर है और वो भी भारत में स्थापित है, इसलिए ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण जाता है। तो ऑप्शन सी आपका जो हैदराबाद है यहाँ पर यह स्थापित किया गया। अच्छा प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट टेक करिए करंट के लिहाज से। 69 है, असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबलर का कार्य होता है कि बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आप सभी लोगों ने रट रखा होगा, ये नृत्य कहाँ का है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका जो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और फ्रेंड्स बुक में इसका आंसर जो है वह बिहार दिया हुआ है, एकदम गलत दिया हुआ है। तो जबकि चांद पब्लिकेशन की बुक है, इसमें कई आंसर्स, लगभग एक प्रैक्टिस सेट में 3 से 4 आंसर्स गलत हैं। तो प्लीज़ आप इस पर पूर्णतः भरोसा मत करिएगा, एक बार आंसर को आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है मैंने भी 1-2 आंसर इसके गलत बता दिए, तो उनको आप चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक है मैं चीज़ों को सर्च करते जो मतलब देखती जा रही हूँ, ताकि आपको मैं गलत ना कहीं पर से नॉलेज दूँ। तो इसमें बिहार टिक है, एकदम गलत टिक है बुक में, और इसका आंसर जो है वह बी होगा। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मिसप्रिंट हुआ है बुक्स में। 71 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो आपको ये बताना है, अपने सबसे पहला अंतरिक्ष यान बताना है। तो ये अपोलो 1 था, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1935 में की गई थी स्थापना भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की। अगला है 73 क्वेश्चन,
शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो ये 2018 का है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अब जब प्रश्न आया है तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताती हूँ। यह है आपका ऑप्शन, इसमें रूस दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 74, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था। तो ये थे फर्डिनेंड मैगलन, जो थे वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम विकलांग व्यक्ति थे। अब आप देख रहे हैं इनके अंदर जोश जज्बा कितना था कि ये विकलांग होते हुए भी इन्होंने सबसे जो ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। और आप लोग जो एक परीक्षा में अगर असफल हो जाते हैं तो अपनी हिम्मत हार जाते हैं, तो कभी भी अपनी हिम्मत मत हारिए, चीज़ों को करिए। अगर एक बार असफल हो रहे हैं तो आगे निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। 75 क्वेश्चन है, वर्तमान में चीन की साक्षरता दर क्या है। अब अपने भारत की साक्षरता दर आप लोग बताइए, 73 पॉइंट समथिंग है, लेकिन यदि आप लोग को एग्जैक्ट पूछा जाए तो 73 अगर है या 74 है तो आप 74 को टिक करिएगा। और ये आपको बतानी है कि चाइना में कितनी वहाँ पे साक्षरता दर है, तो इसमें ऑप्शन भी आपका 95% लोग वहाँ पे साक्षर हैं। चलिए, यहाँ पे आपकी जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है वह कंप्लीट होता है। 25 प्रश्न। अगला भाग है आपका भाग घ, जो कि ग्रामीण एवं राजस्व से संबंधित है। इसमें 25 प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। ग्रामीण परिवेश से पहला क्वेश्चन है, गांव के स्थायित्व में कौन सा आधार मुख्य रहा है। तो यदि ग्रामीण जीवन को देखेंगे तो कृषि व्यवसाय ही मुख्य रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। सामंती व्यवस्था किसको कहते हैं, जमींदार व्यवस्था को कहते हैं, या जमींदारी समाज कहते हैं इसको। दास प्रथा भी नहीं, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला 77 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों का जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह है आपका ऑप्शन बी, जो है 1961 में, 1961 में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों एवं जिला परिषद अधिनियम को पारित किया गया था। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित रहा है। तो यह है आपका डी रहा है, ऑप्शन डी। ये सभी की अशिक्षा है, जातिवाद है और प्रभावशाली नेतृत्व, ये तीनों ही जो है कारण है इसके, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79, वे व्यक्ति जो अपने पद एवं प्रभाव के कारण नेतृत्व का अभाव प्राप्त कर लेते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न में आपका ऑप्शन जो डी है, संस्थागत नेता, वह सही होगा। यह नेतृत्व का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो वह संस्थागत नेता कहलाते हैं। अगला 80 प्रश्न है, ऐसे नेता जो अपने अनुयायियों को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों में सम्मिलित करता है तो वह क्या कहलाता है। तो वह निर्वादवादी नेता कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वैसे मुझे ये जो है निर्वादवादी नेता की जगह जनतांत्रिक नेता लग रहा है, क्योंकि जो भी जनतंत्र को प्रभावित करे वही नेता, तो इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ, ऑप्शन आपका ए सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, ऐसा नेता जो अनुयायियों को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों को सम्मिलित करता हो तो वह जनतांत्रिक नेता कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका 81, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध आपका होगा कृषि अर्थशास्त्र से। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाए। कृषक या कृषि श्रमिक नहीं हो जाएगा, कृषि योजना नहीं, वह आर्थिक है संरचना तो वह कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है आपका 82, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। तो यह आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। अगला है 83, देश के श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग कृषि या इससे संबंधित उद्योग धंधों की आजीविका में लगता है। तो यह आपका 58.2% जो है यह उद्योग धंधों से आजीविका कमाता है। अगला प्रश्न है आपका 84, एक संगठनकर्ता को निम्न में से क्या मिलता है। तो यह वेतन मिलता है संगठनकर्ता को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85, निम्न में से कौन सी क्रिया श्रम के अंतर्गत आती है। तो आपको श्रम के अंतर्गत आने वाली क्रिया के बारे में बताना है। 85 का सी हो जाएगा कि श्रमिक द्वारा बोझा ढोना जो है वह श्रम के अंतर्गत आती है। घोड़े द्वारा बोझा ढोना नहीं, बल्कि भीख मांगना नहीं, जुआ खेला नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 86 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो यह आपका मैंने बता चुकी हूँ, निगम का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है 87, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकाय की आय का स्रोत है। तो यह आपका ऑप्शन डी, चुंगी कर जो है वह स्थानीय निकाय का आय का स्रोत है।
88 है, स्त्रीकरण को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया था। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक करिए क्योंकि इस तरह से आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रामीण परिवेश में, तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करिए। ऑप्शन आपका जो है 1951 सही है, ऑप्शन ए इसका सही है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 89, राष्ट्रीय बांस मिशन कब लागू हुआ था। तो यह आपका 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए सही है। अगला है 90 क्वेश्चन, सामाजिक संगठन की दृष्टि से किस प्रकार की संस्था संयुक्त परिवार की है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, कल्याणकारी संस्था जो होती है वह आपका संयुक्त परिवार से संबंधित है। 91 है, निम्न में से कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है। तो बोधक वक्तव्य आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है, ऑप्शन बी। 92 है, जाति की सदस्यता निम्न में से क्या होती है। अर्जित होती, दोनों होती, प्रदत्त होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो जाति की सदस्यता होती है वह आपका ऑप्शन बी प्रदत्त और अर्जित दोनों ही होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 93, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायत को पुनर्जीवित करने के लिए किस सन में बंगाल सरकार ने ग्राम अधिनियम पारित किया गया था। तो ग्राम अधिनियम आपका 1921 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला है 94, स्थानीय पंचायतों द्वारा जन कल्याण कार्य निम्न में से कौन सा किया जाता है। तो स्थानीय निकायों द्वारा यातायात व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, संचार व्यवस्था एवं प्राकृतिक प्रकोपों से बचाव या उपयुक्त डी। तो आपको बताना है इसमें किस व्यवस्था का कार्य करता है। तो यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें तीनों ही चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है 95, E.S. बोगार्ट्स ने नेता की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी निर्धारित की है। तो प्रत्यक्ष नेता या अप्रत्यक्ष नेता कौन सी श्रेणी है। तो इसमें आपकी दोनों ही हो जाएंगी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 96, नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक नेता को अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और आपका बी है कि एक प्रबंधक में अच्छे नेता के गुण होने चाहिए। तो ये दोनों ही आपके जो होंगे बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इसका उत्तर होगा। अगला है 97, ग्रामीण नेतृत्व का परिवर्तित होता प्रतिमान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है आपके शोषित वर्ग में नेतृत्व करने की भावना, राजनीतिक जागरूकता, लोकतांत्रिक नेतृत्व को जन्म। तो इसमें आपका जो लोकतंत्र वाला है सी ऑप्शन यह सही हो जाएगा कि यह होना चाहिए प्रतिमान। अगला प्रश्न है आपका 98, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या होता है। तो यह होता है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य होता है। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन आपका जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा है। 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है। अब कृषि पर कौन सा उद्योग निर्भर नहीं होगा, ये 4 ऑप्शन हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो बागान उद्योग भी है संबंधित, चीनी उद्योग भी, सूती उद्योग, लेकिन जो शिक्षा है वह आपका कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी इसका उत्तर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, ये यहीं पर मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट होता है 9th। अगला मॉक टेस्ट आपका 10th बहुत जल्दी आएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले जो 2-3 दिन है इसमें आपके मैं 15 के 15 प्रैक्टिस सेट कवर करवा दूँ। आखिरी में जो आपके 10 दिन या 12 दिन बचते हैं उसमें आप सिर्फ अपना रिवीजन करें, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सिर्फ आप उसको रिवाइज़ करें अच्छे से, क्योंकि जितना भी आपको प्रैक्टिस करना था वो आप कर चुके हैं। अब आपने जो चीज़ें अभी तक तैयारी की है उन सबको रिवाइज़ करने का टाइम है। 19 तारीख को कोई टाइम नहीं रह गया है, आज 1 जून हो ही गई है फ्रेंड्स। तो अब आप लिमिटेड चीज़ों में, आप लिमिटेड सोर्स के साथ में अपनी पढ़ाई करिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आपका अच्छा पेपर होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।